Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम बात कर रहे थे सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल की। तो जो आत्म नियंत्रण और आत्म नियमन की हम लोगों ने बात की कि ये क्या होता है, किस तरीके से ये लाइफ में हेल्प आउट करता है, उसी संदर्भ में आज हम इसके कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्म नियमन और आत्म नियंत्रण जो है वो दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप आत्म नियंत्रण और नियमन का मतलब ही ये है कि जो आपके लॉन्ग टर्म और जो ओरिजिनल आपके गोल्स हैं, उन गोल्स की प्राप्ति के लिए आज के जो वर्तमान के छोटे छोटे अल्पकालीन पुरस्कार या अल्पकालीन आपके एन्जॉयमेंट है, प्लेजर है, उसको आप त्याग सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी स्टूडेंट को एक लॉन्ग टर्म उसका है कि मेरे को एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आज वर्तमान में उसे उसके लिए कई तरीके के छोटे छोटे जो उसकी खुशियां हैं या छोटे छोटे प्लेजर्स हैं, एक तरीके से कह लें, उनको उसे त्यागना पड़ेगा। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना है, टाइम पास करना है, इधर उधर शादी वादी के घरों में चले गए, वो चले गए। लेकिन जब आपको पता है कि आपका एक अल्टीमेट एम एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, वो एक आपका लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप पूरे साल उसके लिए तैयारी करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म आपका लक्ष्य हो सकता है, वो दूर है। और उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपना टाइम वेस्ट करने से अपने आप को बचाना होगा। पढ़ाई पे जो चाहे आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर नियमित रूप से स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे आपके दोस्त फ्रेंड्स कुछ और करते हों और प्लेजर की थिंग्स कर रहे हों, उनको छोड़कर, उन अल्पकालीन पुरस्कारों को छोड़कर आपको अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य पे ध्यान लगाना होगा। तो ये जो आप आज के अल्पकालीन पुरस्कारों को छोड़ते हैं, वो क्या है? वो बेसिकली आपका आत्म नियमन और आत्म नियंत्रण कहलाता है। तो इसी की हम बात करते हुए इसके दो मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हम बताएंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कंट्रोल थ्योरी या नियंत्रण सिद्धांत। अब आप जब आत्म नियंत्रण और आत्म नियमन की बात करते हैं अपन, तो इसमें दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि व्यक्ति का वर्तमान लक्ष्य और एक व्यक्ति का आदर्श लक्ष्य, या इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, वर्तमान स्व या तात्कालिक स्व या अभी का जो रीसेंट स्व है, स्व यानी कि आपका आत्म, तो रियल सेल्फ जिसे हम बोलते हैं वास्तविक स्व, और एक आदर्श स्व जिसे हम बोलते हैं आइडियल सेल्फ। तो ये दो चीज़ें हैं। रियल सेल्फ, जहाँ आप आज खड़े हैं, जो आप आज हैं, वो आपका रियल सेल्फ है। और आप अपने लिए जो एक उम्मीद रखते हैं कि मैं भविष्य में जाके ये बनूंगा या ऐसा दिखूंगा या ऐसा होऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, वो आपका आइडियल सेल्फ है। आप अपने आप को एज अ टीचर, एज अ अपनी क्लास में एक बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाला या फर्स्ट पोजीशन होल्डर, ऐसा कुछ अगर चाहते हैं, तो वो आपका आइडियल सेल्फ है, क्योंकि वो अभी तक आपको मिला नहीं है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सिद्धांत है, नियंत्रण सिद्धांत, इसका कहना है कि ये वर्तमान अवस्था और जो भविष्य के लक्ष्य है, इनमें अंतर कम करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं करता है। आप आज एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका आइडियल सेल्फ क्या है कि आप क्लास में सबसे टॉप पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहते हैं, आप सबसे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन चाहते हैं। तो अब आप क्या होगा कि आप उसके लिए कार्य करेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो ये देखा गया है कि जब व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और उसकी जो प्रगति है वो उसकी आशा यानी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चली जाती है, बियॉन्ड, इसमें एक और सेल्फ जिसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन सेल्फ या प्रत्याशा स्व, तीन चीज़ें देखिए मैंने बताई है, फिर से आप ध्यान दीजिए। रियल सेल्फ, जो आज आप वर्तमान है, आपका आइडियल सेल्फ, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, और उनके बीच में होता है आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ यानी प्रत्याशा स्व। आप अपने आप से आशा रखते हैं कि मैं ये काम इतने टाइम में कर लूँगा, इतना कोर्स मैं आज कर लूँगा, इतना कोर्स मैं कल कर लूँगा, इतने टाइम तक मैं इतने चैप्टर पूरे कर लूँगा। ये आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ है। और आप देख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो स्कूल्स में जो आपके मिड टर्म और हाफ ईयरलीज वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, आपका मेन गोल है ओवरऑल क्लास टॉप करना,
और जो ये छोटे छोटे बीच के जो आपके पार्टीशंस है कि आपने मिड टर्म में या हाफ ईयरलीज में या टर्म टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया, ये आपके कैसे हो सकते हैं? ये एक्सपेक्टेड सेल्फ हो सकते हैं। अब होता क्या है कि यदि आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्फ है आप उससे बेटर कर लेते हैं, तो आप में एक पॉजिटिव इमोशंस रहता है कि मैं मेरा मेन गोल भी अचीव कर लूँगा। जैसे आपने सोचा कि इस बार क्लास टेस्ट जो 10 नंबर के हो रहे हैं उसमें मैं 8 नंबर तो ले ही आऊँगा 100%। सपोज़ आप 8, ये आपका प्रत्याशित सेल्फ है, एक्सपेक्टेड सेल्फ। अगर आप 8 से ज़्यादा 9 या 10 ले आते हैं तो ये आपको कैसा देगा? ये आप में एक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट कर देगा, अपने लक्ष्य के प्रति आप और उत्सुकता से बढ़ेंगे आगे। और यदि 8 की जगह आप 5 या 6 ही ला पाए तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्फ था उसको आप अचीव नहीं कर पाए, तो आप में नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं जो कि आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो नियंत्रण सिद्धांत है ये बेसिकली इसी को दर्शाता है कि आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ यानी उम्मीद से अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? पॉजिटिव। और अगर आप उम्मीद से कम कर पाते हैं, आपकी प्रगति या उन्नति जो है वो उम्मीद जितनी नहीं होती, तो आप में नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं और जिससे कि व्यक्ति की ताकत उस लक्ष्य तक पहुंचने में कमज़ोर होती है, इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। तो ये तो पहली थ्योरी है। अब हम दूसरी थ्योरी की बात करते हैं जिसे कहते हैं आत्मविसंगति सिद्धांत। आत्मविसंगति सिद्धांत जो है लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो विसंगति को दी गई है, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी। यानी कि आपका वर्तमान सेल्फ, आपका जो प्रेजेंट रियल सेल्फ है और जो आपका आइडियल सेल्फ है, इन दोनों में यदि विसंगति बहुत अधिक है, यदि बहुत अधिक अंतर है, तो वो आप में नेगेटिविटी लाती है, वो आप में नेगेटिविटी लाती है और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपने जो एक्सपेक्टेड या सॉरी आपका जो आइडियल सेल्फ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि नकारात्मकता आ जाती है। और यदि आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी कम हो, यानी कि आपका वो सपोज़ एक बच्चा है जो क्लास में हमेशा ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे आता है, मतलब टॉप 10 में आता है, तो नेचुरल है वो अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को सोचता है कि मैं इस बार तो फर्स्ट आके रहूँगा, तो उसके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी बहुत कम है। लेकिन एक बच्चा जो क्लास में 20वीं 25वीं पोजीशन पे आ रहा है और वो सोचता है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, तो उसके दोनों जो लक्ष्य हैं यानी कि रियल सेल्फ और एक्सपेक्टेड सेल्फ जो है या आइडियल सेल्फ है, उसमें बहुत अधिक डिस्क्रिपेंसी है। तो उसका नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक संवेग की तरफ जाना अधिक होगा बजाय उस बच्चे के जो कि टॉप 5 या टॉप 7 में आता है और वो फर्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को देखना चाहता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें आत्मविसंगति सिद्धांत यही कहता है कि इसमें न केवल एक्शन पे, जहां हम कंट्रोल थ्योरी में एक्शन की बात कर रहे थे कि आप कितने एक्शन के द्वारा आपका जो रियल सेल्फ तक एक्सपेक्टेड सेल्फ तक पहुंचने का जो आपका तरीका है, उसमें अगर आप थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करते हैं उम्मीद के अनुसार, तो सकारात्मक संवेग आते हैं। ये कहता है सकारात्मक संवेग तब आते हैं जब आपकी डिस्क्रिपेंसी कम हो। तो मेन यहाँ पे यही बताया गया है, लगभग दोनों समान है, लेकिन ये स्टार्टिंग से बताता है, आत्मविसंगति सिद्धांत जो है वो शुरू से बताता है कि यदि आपके रियल सेल्फ और आपके आइडियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा है तो वो व्यक्ति में नकारात्मक संवेगों को जन्म देता है और इससे व्यक्ति की क्षमता और तीव्रता उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कमज़ोर होती है। तो पहले उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, यानी कि उसके एक्सपेक्टेड सेल्फ जो है उसके अंतर को उसे कम करना चाहिए, वो इतनी अधिक एक्सपेक्टेशन ना करे। एक बच्चा जो अगर 20वीं 25वीं पोजीशन ला रहा है, पहले उसे अपनी इस डिस्क्रिपेंसी को कम करना चाहिए, अर्थात पहले उसे डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन नहीं सोचनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं 25वीं पोजीशन पे आ रहा हूँ तो इस बार तो मैं कम से कम टॉप 10 में आके ही बताऊँ, मतलब टॉप 10 का वो अपना रखे कि 25 से मुझे टॉप 10 के अंदर आना है। और टॉप 10 में जब वो आने लग जाए तब वो अपना एम फर्स्ट पोजीशन के लिए बनाए।
अदरवाइज अगर 25वीं पोजीशन से डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए वो अपना एम बनाएगा तो वहाँ डिस्क्रिपेंसी अधिक होने की वजह से नकारात्मक संवेग अधिक आएंगे, जो उसकी क्षमता को, उसके लक्ष्य तक पहुँचने की जो उसकी ताकत है, उसकी तीव्रता है, उन सबको कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है, इस तरीके से ये दोनों थ्योरीज जो हैं काम करती है। और इसके आगे जैसा कि बताया हिंगिस ने, आत्मविसंगति सिद्धांत के अनुसार आत्मनियमन आत्मनिर्देशन के द्वारा निर्देशित है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक स्व, आदर्श स्व और इच्छित स्व के बीच में तुलना करता है। जो मैंने आपको 3 तरीके के सेल्फ बताए, रियल सेल्फ जो आज आप हैं, आइडियल सेल्फ जो आप होना चाहते हैं, और उसके बीच में आता है आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ। तो व्यक्ति को जो आपकी डिस्क्रिपेंसी थ्योरी है वो कहती है कि एक्सपेक्टेड सेल्फ की डिस्क्रिपेंसी को कम रखना चाहिए, हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले छोटे छोटे गोल्स बनाए, यदि वो उन्हें अचीव कर जाता है तब वो आगे और एक्सपेक्ट करे। ये सिद्धांत इस बात पे जोर देता है, और हिंगिस ने भी इसे ही बताया है कि आत्मनियमन आत्मनिर्देशन द्वारा आत्मविसंगति को कम करते हुए व्यक्ति अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंचता है। वास्तविक स्व जो है वो आपका आदर्श और इच्छित स्व के मानकों के आधार पे आपको सफल होंगे या नहीं होंगे उसकी पुष्टि करता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है राय बामिस्टर द्वारा वर्णित सिद्धांत है। ये हालांकि इसी जो आपके सिद्धांत है इन्हीं के घटकों की बात करता है, इसको ताकत मॉडल भी कहा गया है। इन्होंने ये बताया कि ये जो ताकत या स्ट्रेंथ मॉडल है, इस स्ट्रेंथ मॉडल को इन्होंने इसमें 3 मुख्य अवयव बताए, 3 मुख्य कंपोनेंट्स बताए कि आप जब किसी अपने रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं तो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट घटक या कंपोनेंट्स हैं जो आपको मदद करते हैं, या आप किन घटकों के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी हम बात यही कर रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन क्या करता है, आपका जो आज का रियल सेल्फ है वहाँ से आपको आपके आइडियल सेल्फ तक लेकर जाता है। तो इस आइडियल सेल्फ तक पहुंचने में आपके 3 घटक काम आते हैं। पहला है मानक, या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड का मतलब है आपके जो गोल हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपके समक्ष आपको पता होना चाहिए कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। यदि आपके आगे गोल्स क्लियर नहीं है तो नेचुरल है फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप उस चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो आइडियल सेल्फ है उसका स्टैंडर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। आप फर्स्ट पोजीशन चाहते हैं, आप टॉप 10 में आना चाहते हैं, आप फर्स्ट से भी बियॉन्ड आप ओवरऑल स्टेट जैसे होता है कि राजस्थान में टॉप करना चाहते हैं या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहते हैं। तो गोल कई तरीके के हो सकते हैं, मैं अपने क्लास या एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। देन है निगरानी और निरीक्षण, जो अपन उस पर करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट घटक है कि जब व्यक्ति का गोल क्लियर होता है, उसका आइडियल सेल्फ क्लियर है, मतलब मानक उसने स्टैंडर्ड बना लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तब वो अपने व्यवहार पे, अपने आचरण पे, अपने जो वो क्रियाएं कर रहा है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उनको नियंत्रित और निरीक्षित करता है। यानी उस पर विजिलेंस रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो बच्चे टॉप करते हैं वो जब अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने टॉप किया, कैसे उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स टॉप किए, पूरे राजस्थान में फर्स्ट आए, तो आप उनकी सुनिए। वो बताते हैं कि हम हमेशा 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ते थे। इस दौरान मैं कहीं भी पूरे साल शादी ब्याह वगैरह में मैं नहीं गई, मैंने कोई पार्टीज अटेंड नहीं की, मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल दूर कर दिया। तो ये क्या है, ये आपका कहाँ से आया? निरीक्षण और निगरानी के द्वारा। कि आपने अपने एक्शंस को, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं तो आप देखेंगे कि मेरा दिन भर का इतना टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, आप उस चीज़ को कट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी, शादी ब्याह वगैरह में जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को कट करेंगे, क्योंकि तभी तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने बताई निरीक्षण और निगरानी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट घटक उन्होंने बताया है वो है आपका सामर्थ्य या क्षमता। तीसरा देखिए जो घटक है वो मैं अंडरलाइन नहीं किया हुआ है इसमें, ये आपको दिखाई देगा। तीसरा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट हमने बात की मानक की, दूसरी हमने बात की निरीक्षण और निगरानी की, और तीसरा जो घटक है हमारा वो है आपकी क्षमता, या आपको ये यहाँ पे भी है क्षमता या सामर्थ्य, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है स्ट्रेंथ मॉडल।
ये स्ट्रेंथ सबसे ज़रूरी है कि आप में इन सब की, अपने मानक को डिसाइड करने की, अपने निरीक्षण और निगरानी करने की, अपने व्यवहार पर आप में क्षमता होनी चाहिए। यदि आप में ये क्षमता नहीं है, यदि आप में स्ट्रेंथ नहीं है इन चीज़ों को करने की, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप में ये तीनों चीज़ें होगी तो ही आप अपने आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण को करते हुए आप अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने मॉडल जो दिया है राय बार्मेस्टर ने, उसमें ये 3 चीज़ों को बताया है, मानक, निरीक्षण निगरानी और तीसरा सामर्थ्य। इन तीनों पे व्यक्ति कहीं भी अगर फेल होता है तो वो अपने आइडियल सेल्फ तक नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से उसका जो सेल्फ नियमन या रेगुलेशन जो बोल सकते हैं हम, वो कमज़ोर हो जाता है और वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरीके से ये आत्मनियमन की हम बात कर रहे हैं और इसमें देखिए अंत में जो सारांश है वो आपको यही समझा रहा है कि स्वनियमन स्थिति की मांग के अनुसार अपनी भावनाओं और व्यवहार को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। परिस्थिति, वातावरण की जो मांग है, आपने अपना एक आइडियल सेल्फ बना लिया, उस आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है वातावरण की, कुछ स्थिति की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उनके अनुसार आप अपनी भावनाओं और व्यवहारों को जब कंट्रोल करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, उस क्षमता को ही बेसिकली स्वनियमन कहा जाता है। यह क्षमता अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करने में सक्षम होने के साथ ही जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारी उम्मीदों में बदलाव को समायोजित करने के लिए, निराशा को नियंत्रित करने के लिए, स्वयं को शांत करने में सक्षम होती है। यानी जब आप अपनी व्यवहार को, भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, आज आपको क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, अब ये एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, उसके लिए आप पूरे साल शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं। लोग आपको कुछ कहेंगे, आपके मन में भी नेगेटिव फीलिंग आएगी, क्या यार कुछ एन्जॉयमेंट ही नहीं है, पूरे टाइम पढ़ते रहो, बस ये करते रहो। लेकिन आप इन सब फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों के, निराशा की फीलिंग भी आएगी, डिप्रेशन की भी आएगी, आप उससे फ्रस्ट्रेट भी होंगे कि आप कुछ भी एन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इन सब के साथ आप समायोजन जब करते हैं और अपने आप को शांत बनाए रखने में कामयाब होते हैं, तो आप अल्टीमेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार ये एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ध्यान देते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो यही सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ नियमन है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो है शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ना, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त कर सकें। तो ये इस तरीके से ये हमारी जो दोनों थ्योरीज़ है ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे।